हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर रहने वाला है, जो कि रेफरेंस बुक मैंने यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत ली है। तो यहाँ पे उसका जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर करना है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एक और बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, तो वह भी आप दबा सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो संविधान में जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? देखिए, सबसे पहले जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? तो 26 नवंबर जो है 1949 को कुछ पार्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रचलित हो गया था उस समय। और उसके बाद जो जब पूरी तरह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया वो आया था 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो पूरी तरह जो अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट आपने याद रखनी है। कई बार आपको ये भी डेट आ जाती है MCQ टाइप क्वेश्चंस में, जैसे कि 26 नवंबर 1949। अगर वहाँ पे 26 नवंबर 1949 है, अगर अडॉप्शन की बात की गई है, तो यहाँ पे कुछ पार्ट जो अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो है पूरी तरह से इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो आपने यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 1949 आएगा, तो आप 1949 ही टिक करेंगे। ओके, अब बात आती है कि अमेंडमेंट जो है क्यों लाया गया इंडियन पॉलिटी में। देखिए, उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जब इसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 साल जो लगे थे, 11 मंथ और 18 दिन। तो देखिए कितना लंबा पीरियड जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। और यहाँ पे हमने कई कंट्रीज़ के जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे जो ऑलरेडी बन चुके थे, जैसा कि USA, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, UK जो बोला जाता है। तो इन सब के जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़े, इन्होंने जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस समय, तो इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट बातें जो उनमें से लगीं, तो इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी अपनी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने इसे बनाया है। तो अगर हम बात करें संशोधन क्यों होता है, तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले सिचुएशन अलग थी, तो इन्होंने क्या सोचा कि आने वाले टाइम में जो है सिचुएशन जो हैं बदल सकती हैं, तो इसलिए जो है अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट लाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी है। तो इसलिए इन्होंने अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, तो आज हम अमेंडमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अमेंडमेंट के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है। तो ये आर्टिकल ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में काफ़ी बार। उसके बाद इसका पार्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आता है। तो ये पार्ट 20 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब एक और बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है ये लिया कहाँ से है? तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ओके, तो साउथ अफ्रीका का हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और उनमें से जो हमारे लिए ज़रूरी बातें थी तो वो हमने एक्वायर कर ली थी। ओके, और जो ये अमेंडमेंट जो है ये कौन करता है, पावर किसके पास है? तो अगर हम पावर की बात करें तो ये पावर रहती है हमारी पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट के पास पावर है इसे अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अब बात आती है, अमेंड तो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपने बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमारा आया था केशव नंदा भारती केस में, जो कि 1973 में आया था, जिसमें बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको टच नहीं करेंगे। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कौन करता है? तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। ओके, तो एक ढांचा है, मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपका घर है। अब घर की नींव जो है इसको मतलब घर का जो बाहर का लेआउट है आपका, इसको आपने चेंज नहीं करना है। आप अंदर की चीज़ों को, वो जैसे कि यहाँ पे टेबल है,
चेयर है, तो इनकी जो है अदला बदली आप कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका घर का लेआउट जो है, आपका स्ट्रक्चर जो है, आपकी नींव जो है, इसे आप चेंज नहीं करोगे। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया केशव नंदा भारती केस में कि आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपने बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है। अब बात आती है इसकी प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर क्या क्या रहता है इसको अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए, अगर आपने अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप किसी भी हाउस से जो है स्टार्ट कर सकते हैं अमेंडमेंट का प्रोसेस पार्लियामेंट में, ओके। लेकिन आप स्टेट लेजिस्लेचर में स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ पे जो है ज़्यादा रोल नहीं है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा। अब प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं? देखिए, मिनिस्टर जो होते हैं, जो कि हमारे मिनिस्टर जैसे गवर्नमेंट में बना दिए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं या फिर स्टेट मिनिस्टर हैं। प्राइवेट मेंबर जो होते हैं हमारे एमपीज, जो बाकी एमपीज होते हैं, जो मिनिस्टर नहीं होते, तो ये एमपीज, उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर। तो ये रिक्वायर नहीं करते कोई भी, मतलब प्रेसिडेंट की जो है परमिशन भी रिक्वायर नहीं है इसके लिए, बिल को लाने के लिए। जब हाउस में लाया जाता है किसी भी, जहाँ लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्पेशल मेजॉरिटी का। तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए यहाँ पे पास करने को इस बिल को। एक सिंपल मेजॉरिटी वाला भी होता है, मैं वो आगे बताऊंगा, उसको हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी कैसी? 2/3 मेंबर जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग, ओके। जो प्रेजेंट हो और वोटिंग कर रहे हो 2/3 मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर हाउस, या फिर हम बोल सकते हैं बोथ ऑफ द हाउस। जैसे कि मान लो अभी राइट नाउ वी हैव, मतलब 545 जो है हमारे पास मेंबर्स हैं लोकसभा में राइट नाउ। तो 545 यहाँ पे हैं और 245 हमारे राज्यसभा में हैं। अब दोनों को मिलाकर जो है हमारा हो गया 700, राइट। अभी मान लो जो प्रेजेंट है वो है 600 बंदे प्रेजेंट हैं, और इसका हम 2/3 निकालेंगे। 2/3 हो गया इसका 400। तो 400 बंदे जो हैं यहाँ पे इसके मतलब फेवर में होने चाहिए, तभी ये बिल पास होगा और आगे जाएगा। आगे फिर दूसरे हाउस में जाएगा, और ये सेपरेटली पास होना चाहिए हर एक हाउस में। जैसे कि लोकसभा में एक बार पास हो गया और दूसरी राज्यसभा में भी इसे पास होना होगा, तभी ये आगे जाएगा। और इसके लिए जो है आपको जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। और जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 108 में, आपके आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग आती है। तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती यहाँ पे। क्यों नहीं बुलाई जाती? बिकॉज देखिए, लोकसभा में जो है मेजॉरिटी, जैसे कि मान लो बीजेपी की है, तो मेजॉरिटी जो है वहाँ पे बीजेपी की ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, राज्यसभा में अगर मेजॉरिटी नहीं है उनकी, तो वो जॉइंट सिटिंग बिठा के वो है बिल को पास करवा के ले जाएंगे। तो इसलिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है। ये काफ़ी संवेदनशील जो मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है, उसमें बदलाव किया जा रहा है। तो इसलिए जो है अलग अलग हाउस से जो है पास करवाना इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। और कुछ जो रहते हैं, जो बिल रहते हैं, वो हमारे रेटिफिकेशन करवाना ज़रूरी है स्टेट से भी। जैसे कि हमारा एग्जांपल है 2017 में जब हमारा जीएसटी का बिल आया था, तो आपने नोटिस किया होगा सेंटर का अलग जीएसटी रहता है और स्टेट का अलग जीएसटी रहता है। तो देखिए, तो दोनों का जीएसटी अलग रहता है। ये इम्पैक्ट जो है स्टेट पे भी इम्पैक्ट डाल रहा था ये बिल। तो इसलिए जो है रेटिफिकेशन करवाना ज़रूरी थी यहाँ पे स्टेट्स की। कितनी? मोर देन, मतलब हाफ। जैसे कि 100 हैं तो 51 स्टेट्स जो हमारी जो हैं उनसे रेटिफिकेशन ज़रूरी है, ओके। तो ऐसे है, तो रेटिफिकेशन उन चीज़ों को करवाना ज़रूरी है जो कि स्टेट पे इम्पैक्ट डाल रही हैं चीज़ें। तो ये जो स्टेट में जो हमारा रेटिफिकेशन होता है या पास होता है बिल, वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, ओके, सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि मोर देन 50%। अब बात आती है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाए। तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है, मतलब प्रेसिडेंट को अप्रूव करना पड़ता है ये बिल को। तो ये जो है विद होल्ड नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट अपने पास नहीं रख सकता इस बिल को। तो इसे बिल को पास करना ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों हाउसेज से ये पास होके आया है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इनके असेंट ज़रूरी हैं। अब बात आती है इनकी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की। देखिए, 2 टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं और 3 वेज हैं इसको अमेंड करने के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पे 2
टाइप के जो हैं हमारे अमेंडमेंट्स रहते हैं, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा है रेटिफिकेशन करवाई जाती है हाफ ऑफ द स्टेट से। अब वेज क्या है इसमें, तो 3 वे से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। पहला होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया। अब सिंपल मेजॉरिटी में, सिंपल मेजॉरिटी में देखिए, सिंपल मेजॉरिटी में आप देखिए यहाँ पे देखिए, सिंपल मेजॉरिटी वाली जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होती है उसके लिए जो है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे कि मान लो आपका 2014 में जो है आपका तेलंगाना बना था ना, तो तेलंगाना बना जब, तो उस समय जो है ये सिंपल मेजॉरिटी से पास किया गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए था, सभी स्टेट्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए जो है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो जाता है। और भी जैसे चीज़ें आपको किसी स्टेट की बाउंड्री जो है कम या बढ़ानी है या किसी में उसमें अल्टरेशन कुछ करनी है, तो ये सब चीज़ें हैं सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाती हैं, तो ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में आता है। तीसरे प्रकार का होता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। जैसे कि हमने जीएसटी की बात की थी, तो ये स्टेट पे भी इम्पैक्ट डाल रहा था, तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में भी, और यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए स्टेट्स में। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। और भी कुछ जैसे कि ये दोनों चीज़ों की मांग रहती है, जैसे कि हमारे इलेक्शन रहते हैं प्रेसिडेंट के, उसमें भी जो है यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास होना चाहिए और रेटिफिकेशन होनी चाहिए स्टेट से। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर रहते हैं, अगर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पे भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन ज़रूरी है। और भी जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स रहती हैं यूनियन और स्टेट्स की, तो इनमें भी जो है स्पेशल मेजॉरिटी जो रिक्वायर रहती है। और यहाँ पे अगर अलोन आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास करवाना है, वो कौन कौन से बिल रहते हैं, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स हो गए, उनको अगर आपने करवाना है तो आपको सिर्फ पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउस से पास करवाना है, तो आपका वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो हैं अमेंड हो जाएंगे। उसी प्रकार डीपीएसपी, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, तो इनको भी जो अगर आपने अमेंडमेंट करना है इनके अंदर, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट से सिर्फ। ओके, तो ये था आपका अमेंडमेंट का। आपने ये याद रखना है कि कौन से पार्ट में आता है, कौन सा आर्टिकल है इसका, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स सभी। तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।